नमस्कार, एसओएस आवाज हेल्पलाइन में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशीष वर्मा और अगले आधे घंटे कोशिश होगी वाकई आप लोगों की हेल्प करें। तो हमारे सर्किट गुरु एलएफएस स्टॉक ब्रोकिंग के राजेश सतपुते रोज की तरह होंगे, जो मदद करेंगे आप लोगों की तमाम क्वेरीज को सॉल्व करने में। साथ साथ हेडलाइंस के उस पार लेकर आऊंगा एक मिड डे जैकपॉट आइडिया भी। लेकिन शुरुआत करते हैं इस वक्त की सुर्खियों के साथ। सीएनबीसी आवाज की बादशाहत हफ्ते दर हफ्ते बरकरार। मार्केट के दौरान 52.3% लोगों ने देखा आवाज। शाम प्राइम टाइम में 54.9% लोग देखते हैं सीएनबीसी आवाज। जोश में आए मार्केट्स के बुल्स। करीब 4 महीने की ऊंचाई पर पहुंचा बाजार। निफ्टी 10,500 के पार। 9 मार्च के बाद सबसे ऊपरी स्तर छुए। तेजी में रिलायंस, इंफोसिस, एचडीएफसी का सबसे ज्यादा योगदान। रिफॉर्म्स की पटरी पर तेज रफ्तार से दौड़े रेलवे शेयर। प्रोडक्शन यूनिट के कॉर्पोरेटाइजेशन पर सीएनबीसी आवाज की एक्सक्लूसिव खबर से 10 से 15% भागे आरवीएनएल और टेक्स रेल। आवाज का जैकपॉट शेयर राइट्स भी इंट्राडे में 10% से ज्यादा उछला। आईडीबीआई बैंक में जारी है बुल रन। लगातार 9 दिनों की तेजी में 55% से ज्यादा भागा शेयर। बैंक में हिस्सा बिक्री की प्रक्रिया तेज होने की आवाज ने दी थी सबसे पहले खबर। कल के खिलाड़ी आज सेगमेंट में निवेशकों की हुई जोरदार कमाई। बुधवार को 20% दौड़ने के बाद आज फिर 15% तक उछला नेलकास्ट। सुबह 2020 में हेमंत ने दी थी खरीदारी की सलाह। पंड्या का फंडा जीआईसी हाउसिंग फाइनेंस ने भी लगाई 11% से ज्यादा की चालान। और कोरोना के चलते भारत में लॉकडाउन 1 के 100 दिन हुए पूरे। देश में कोरोना के मामलों की संख्या 6 लाख के पार निकली। अगले कुछ दिनों में रूस से ज्यादा हो सकते हैं भारत में मरीज। चलिए आगे बढ़ो, उससे पहले भारतीय बाजार एक्टर साहब जरा स्क्रीन पर लेकर आइएगा। 11 मार्च के बाद सबसे उच्चतम स्तरों पे भारतीय बाजार इस समय कामकाज करते हुए, इसलिए हेडलाइन में हमने कहा बीते 3-4 महीनों के सबसे उच्चतम स्तरों पे भारतीय बाजार इस समय। तो अच्छा तगड़ा मोमेंटम इस समय 10,550 के ऊपर 1.25% की मजबूती। दिन के हाईस पर इस समय भारतीय बाजार आपको कामकाज करते हुए नजर आएंगे। इस तरह का तगड़ा मोमेंटम है। कल भी आपको याद होगा निफ्टी सेंसेक्स में 1.25 से 1.5% का उछाल था। कल के इस मूव के ऊपर आप देख रहे हैं आज फिर 1.25% तक की मजबूती। तो कल एग्जैक्टली जो स्क्रीन पर है 1.25%, 128 पॉइंट के आसपास का कल उछाल था। 125 पॉइंट की आज मजबूती हम उसके ऊपर देख रहे हैं। तो बहुत स्ट्रांग मोमेंटम, अच्छी तेजी के साथ। और आज के गेन्स को लीड कर रहे हैं आईटी इंडेक्स स्क्रीन पर लेकर आइएगा। क्या गजब का मोमेंटम है। और पिछले कुछ दिनों से आईटी स्टॉक्स में आप देख रहे हैं, पहले पिछले हफ्ते के फ्राइडे से इंफोसिस में वो तूल पकड़ना शुरू हुआ। इंफोसिस का रवा बाकी आईटी कंपनीज पे पड़ा और रह के अब वो अच्छी बाइंग आईटी में देखने को मिल रही है। और आपकी स्क्रीन पर देखिए 2.5% से ज्यादा मजबूती के साथ आईटी इंडेक्स इस समय कामकाज करता हुआ। सारे ऑटो बिक्री के आंकड़े आ गए। एक्सपेक्टेड था कमजोर आंकड़े आएंगे, उसी के मुताबिक आए। कुछ और ज्यादा कमजोर हुए, लेकिन वो हिस्ट्री थी जिनके आंकड़े आए थे, पिछले महीने के थे। स्ट्रीट आगे के ऑप्टिमिज्म को फैक्टर इन कर रही है और 0.25% की मजबूती के साथ ऑटो इंडेक्स में कामकाज होता हुआ। और आज फिर ऑयल एंड गैस स्पेस एक्टिव है, वहां पे खरीदारी है। तो आज बैंक्स थोड़े से बैकफुट पे आपको नजर आएंगे लार्जली कंट्रीब्यूशन के लिहाज से। जब मैं कह रहा हूं इंडेक्सेस, सेक्टोरल इंडेक्सेस, तो ये वो पॉकेट्स हैं, आईटी, ऑटो, ऑयल एंड गैस, यहां से ज्यादा अच्छा मोमेंटम, ज्यादा अच्छा ट्रैक्शन है। निफ्टी बैंक इस समय सिर्फ 2.5% उछाल दिखाता हुआ। तो बैंक्स मजबूत हैं, लेकिन आउट परफॉर्मेंस इन पॉकेट्स में देखने को मिल रहा है और इनसे भारतीय बाजारों को इस समय मदद मिलती हुई। स्ट्रॉन्ग मूव है। ऐसे में एक बार स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन पे जाऊं उससे पहले सतपुते सर से बातचीत कर लेते हैं। सतपुते सर, गुड आफ्टरनून है जी। ये अच्छा मोमेंटम, अच्छी रैली, लेकिन जैसी स्क्रीन पे मैंने भाव आता हुआ देखा 10,500, 10,550, कई सारे एक्सपर्ट्स के ये टारगेट्स थे इस रैली, इस मोमेंटम के। तो एक डर सा है कहीं फिजल आउट ना हो जाए ये रैली, या जिस तरह की मोमेंटम अब बिल्डअप हो रहा है, लग रहा है कि फर्दर लेग्स हैं तो फिर अब अगले टारगेट्स निफ्टी के लिए क्या सेट करेंगे? गुड आफ्टरनून आशीष।
आशीष देखिए, कल भी हमने यही कहा था कि निफ्टी अगर ये 10,440 जो इसका 200 टीमा है, ये अगर सस्टेन कर लेता है, ये हमने कल एक टारगेट दिया था जब निफ्टी 10,380 के आसपास ट्रेड हो रहा था, और हमने कहा था 10,440 पहला पड़ा होगा, उसके बाद 10,550। 10,550 क्या है? देखिए 10,550 ये 61.8% रिट्रेसमेंट लेवल है। ये कहाँ का है? 12,450 का जो निफ्टी का ऑल टाइम हाई था, वहां से 7,500 तक जो निफ्टी टूटा, यानी कम से कम आप पकड़ो ये करीबन करेक्शन 5,000 पॉइंट का था निफ्टी में। तो ये जो 5,000 पॉइंट का जो करेक्शन हुआ 12.5 से 7.5 का, इसका अगर आप फिबोनाची रिट्रेसमेंट देखते हो तो 61.8% रिट्रेसमेंट बढ़ता है 10,550 पे। लेकिन माय पॉइंट इज, क्या 10,550 पे अटकेगा? चांसेस आर वेरी लेस, क्योंकि 10,440 जो 200 टीम है, इसके ऊपर अगर निफ्टी मेंटेन करे तो ऊपर में 10,800 से 10,900 का एक ट्रेजेक्टरी, एक रेंज यहाँ पे दिखता है। तो 10,500 के कॉल राइटर अभी थोड़े से बैकफुट पे आएंगे और वो निफ्टी को थोड़ा और चलाएंगे। तो घबराने की जरूरत नहीं है, फर्दर लेग्स हैं, और मुनाफे की तैयारी में तो हेमंत ने मंत्र की शुरुआत भी कर दी है नारे की, अब की बार 11,000। और वाकई कुछ जिस तरह की कुछ दिग्गज स्टॉक्स में मूवमेंट आने शुरू हुए हैं, जैसे कि रिलायंस इंडस्ट्रीज पे मेरे ख्याल से आज मुनाफे की तैयारी में पहला कॉल रिलायंस इंडस्ट्रीज पे आया था। अब वो स्टॉक देखिए 1.25% के उछाल के साथ इस समय कामकाज करता हुआ गजब का मोमेंटम वो स्टॉक पिकअप कर रहा है। वो देखिए अच्छा बेहतरीन मौका मिला दिन के दौरान, उस कॉल पे बिलीव किया हो आपने तो अच्छा मोमेंटम ये स्टॉक गेन करता हुआ। ऐसे कई सारे हैवीवेट्स हैं जो इस समय भारतीय बाजारों की मदद कर रहे हैं। मिसाल के तौर पे इन्फोसिस की बात छेड़ी थी मैंने, अब मूव करते करते 750 के ऊपर इन्फोसिस आपको ट्रेड करता हुआ नजर आएगा। एचडीएफसी में देखिए किस तरह का मूवमेंट आ रहा है। इन्फोसिस का रब ऑफ लगातार टीसीएस पे भी है। दोनों स्टॉक्स हैवीवेट्स हैं बाजार के लिहाज से, इन सब में अच्छा मोमेंटम। तो कई सारे हैवीवेट्स जो हैं वो भारतीय बाजारों को लीड करते हुए, बैकफुट पे सिर्फ एक ही इंडेक्स है, वो आज है एफएमसीजी का। तो उसमें आपको एचयूएल, उसमें आपको एशियन पेंट्स, इस तरह के स्टॉक्स थोड़ी सी कमजोरी के साथ नजर आएंगे। अदरवाइज सारे हैवीवेट्स कंट्रीब्यूट कर रहे हैं पॉजिटिव साइड में, स्ट्रॉन्ग मोमेंटम ध्यान रखिए। इस बीच जरा ब्रॉडर मार्केट स्क्रीन पर लेकर आएंगे डायरेक्टर साहब। मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स, उनमें भी अच्छी खरीदारी, और आज फिर मार्केट ब्रेथ आप लोगों की स्क्रीन पर आएगा। एडवांस डिक्लाइन रेशियो, आज फिर बढ़ने वाले शेयर्स कहीं ज्यादा हैं गिरने वाले शेयरों से। तो ब्रॉडर मार्केट्स में भी देखिए एक्टिविटी स्ट्रांग है, ज्यादातर स्टॉक्स में बाइंग आपको देखने को मिल रही है। यह है इस समय का मूड और माहौल। चलिए एक काम करिए, इस बीच जरा मिड कैप मिड डे जैकपॉट का स्टिंग प्ले आउट करिएगा डायरेक्टर साहब, तो उस स्टॉक को मैं हाईलाइट करता हूं। पिछले कुछ दिनों से आपने नोटिस करा होगा, और इनफैक्ट आज सुबह से भी आपने कई सारे जनरल न्यूज चैनल्स देखे होंगे, तो इस समय वाकई दिक्कत की बात है, इंडिया चाइना का जो फेस ऑफ है वो इंटेंसिफाई हो रहा है, वो बढ़ रहा है। और इस बीच हमने इकोनॉमिक ऑफेंसेस जो है चाइना के अगेंस्ट में वो और स्टेप अप कर दिए हैं। जो यूनियन मिनिस्ट्रीज की तरफ से अनाउंसमेंट, स्टेट गवर्नमेंट्स की तरफ से अनाउंसमेंट्स, अब तो इंडिया इंक की तरफ से अनाउंसमेंट्स आते हुए, जैसे वरुण ने एचयूएल की एजीएम में मेंशन करा था चाइना से इंपोर्ट को सब्स्टिट्यूट करने की तैयारी हो रही है डोमेस्टिक में। वैसे ही कुछ देर पहले नीरज वाजपेयी बता रहे थे आपको कि पार्थ जिंदल का स्टेटमेंट आया, जेएसडब्ल्यू स्टील भी लाइकवाइज जो तगड़ा इंपोर्ट करती थी चाइना से, उसको रिड्यूस करने की, ऑल टुगेदर स्क्रैप करने की तैयारी में है। तो ये ऑफेंसिव हर तरफ से बढ़ रहा है। कल डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जो है हमारे, वो लद्दाख ट्रैवल करने वाले हैं, तो टॉप मिलिट्री ऑफिशियल्स के साथ मुलाकात होगी। हमारी तैयारी जो एलएसी पर है उसका जायजा लिया जाएगा, कहा जा रहा है। 3 राउंड हो चुके हैं लेफ्टिनेंट जनरल मीटिंग जो हुई थी, अब तक बेनतीजा निकली हैं, और इस बीच एस्केलेशन होता हुआ, बिल्डअप और स्ट्रॉन्ग इनफैक्ट होता हुआ नजर आ रहा है। हमने भी अपनी तमाम इंडियन आर्मी ने पोजीशन जो है ईस्टर्न लद्दाख में वो और स्ट्रेंथन कर दी हैं। गलवान में, गोरा में, देपसांग में, पसोंग से लेक में जो फ्लैश पॉइंट्स थे, कोई बदलाव ज्यादा नहीं हुआ है, कोई डीएस्केलेशन होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। इंडियन एयरफोर्स तो इनफैक्ट इस समय अपने ट्रूप्स फेरी करता हुआ नजर आ रहा है, इक्विपमेंट्स फेरी करता हुआ नजर आ रहा है एलएसी की तरफ। तो सिचुएशन थोड़ी सी चिंताजनक है। ऐसे में मेरा मानना है आने वाले कई सालों तक, आने वाले एटलीस्ट कुछ सालों तक डिफेंस पे आउटले जो है श्योर शॉट भारत में बढ़ता हुआ आपको नजर आएगा। तो कई सारी कंपनीज हैं जिनके लिए यहां से तगड़ा ट्रैक्शन, तगड़ा मोमेंटम बिल्डअप होगा। ऐसे में राजेश जी हैं, और आज एक पुणे की कंपनी मेंशन करने जा रहा हूं। यह कंपनी का नाम है वॉलचंद नगर इंडस्ट्रीज।
ये स्टॉक जो है डायरेक्टर साहब, वॉलचंद नगर इंडस्ट्रीज, मैंने शायद वो कोड और सिंबल भेजा नहीं होगा आपको, प्लीज देख लीजिएगा, मैं मिस कर गया भेजना। वॉलचंद नगर इंडस्ट्रीज का स्टॉक स्क्रीन पर लेकर आएगा। एक इंजीनियरिंग सर्विसेज कंपनी है, ये रही। साल के हाईज 90 के, वहां से 45% नीचे साल के हाईज छोड़ दीजिए। ये कैपिटल गुड्स कंपनीज जो हैं बहुत तगड़ा करेक्शन देख चुके हैं। इसने 260 280 के लेवल्स देखे हुए हैं, वहां से ये स्टॉक 80% नीचे इस समय कामकाज कर रहा है। और इन ऑल लाइकलीहुड डिफेंस आउटलेज जो है अब यहां से बढ़ेंगे। और ये जो कंपनी है डिफेंस में बहुत सारी चीजें, बहुत सारे काम करती है भारत के लिए। स्ट्रैटेजिक आर्टिकल्स बनाना, टैक्टिकल मिसाइल्स बनाना, क्रिटिकल प्लेटफॉर्म बेस्ड इक्विपमेंट्स बनाना, डीआरडीओ के साथ मिलकर लॉन्चर्स, जो ट्रेलर्स में, वेगन्स में माउंट करे जाते हैं, जो लॉन्चर्स होते हैं मिसाइल के, वो ये बनाने का काम करती है। कंटेनराइज्ड लॉन्चर सिस्टम्स जो होते हैं सबमरीन प्रोग्राम्स में स्ट्रैटेजिक, वो बनाने का काम ये कंपनी करती है। इसके अलावा एयरबॉर्न लॉन्चर्स जो एयरक्राफ्ट्स में लगाए जाते हैं, प्लेन्स में, वो ये कंपनी बनाने का काम करती है। और एक पहला ट्रांच तो उसका बैच ऑलरेडी डिलीवर कर चुकी है कंपनी। क्रिटिकल कंपोनेंट जो हमारे MI-17 हेलीकॉप्टर्स हैं, उनके लिए कंपनी बनाने का काम करती है। जो 35 मीटर माउंटेन फुट ब्रिज है, बेली ब्रिजेस हैं, जो डिफिकल्ट टेरेन में इंडियन आर्मी इस्तेमाल करती है, जैसे कि LAC लद्दाख का एरिया जो है, वो ये कंपनी बनाने का काम करती है। इस कंपनी के पास लाइसेंसेस हैं बॉडी आर्मर के, बुलेट प्रूफ जैकेट्स, वेस्ट, हेलमेट्स, पटकास जो बुलेट प्रूफ आते हैं, वो सब एक कंपनी बनाने का काम करती है, जिसके बड़े ऑर्डर्स ऑलरेडी आने लाइंड अप हैं। कुछ दिन पहले मैं मेंशन कर चुका हूं, चाइनीज पार्टिसिपेशन को रोकने की तैयारी हो रही है वहां पे। तो इस तरह की कंपनीज हैं जो रडार पर रहनी चाहिए। प्रोसेस, ये कंपनी के पास तमाम इंडस्ट्रियल लाइसेंसेज हैं, बॉम्ब्स के, यूएवीज के, गन माउंटिंग्स के, मिसाइल सिस्टम्स के, टॉर्पिडोज के, ग्रेनाइट्स के, गाइडेड प्रोजेक्टाइल्स के, माइन लेयर्स के, ये सब लाइसेंसेस ये कंपनी अपने पास रखती है। न्यूक्लियर और एरोस्पेस के लिए जानी जाती है, डिफेंस के अलावा। और एक बात और बता देता हूं, चाइनीज कंपटीशन खत्म करने की बात हो रही है। कभी नितिन गडकरी की तरफ से, साहब की तरफ से स्टेटमेंट इस तरह के आते हैं, तमाम मिनिस्ट्रीज, डिपार्टमेंट्स की तरफ से स्टेटमेंट्स इस तरह के आते हैं, स्टेट गवर्नमेंट ऐसे स्टेप ले रही है। सीमेंट प्लांट की मशीनरी, शुगर प्लांट की मशीनरी, को जनरेशन पावर प्लांट्स के लिए फाउंड्री कारोबार में ये कंपनी है। और इन सब में इंटेंस कंपटीशन देखने को मिलता है चाइना से। ये सब अगर हुआ तो बहुत स्वीट स्पॉट पे कंपनी पहुंचती हुई नजर आएगी। मैनेजमेंट ने पहले कहा था, लास्ट इंटरव्यू मुझे याद है, MD CEO साहब के साथ था, तब मैंने उनसे पूछा था कि इराटिक अर्निंग्स एक बड़ी चिंता की बात है। इराटिक अर्निंग्स से मेरा मतलब था अचानक कभी घाटे में जाती है, कभी मुनाफे में आ जाती है। तब सर ने मुझे कहा था कि ऑर्डर बुक तो अच्छी है, कुछ लीगेसी ऑर्डर्स थे, वो लीगेसी ऑर्डर्स अगले 1-2 क्वार्टर्स में खत्म होते हुए नजर आएंगे, उसके बाद अर्निंग स्मूदन आउट होती हुई नजर आएंगी। तो वो बात करें, वो 1 क्वार्टर हो चुका है, यानी कि आने वाले 1 आध क्वार्टर में वो लीगेसी ऑर्डर्स सारे खत्म होते हुए नजर आएंगे। और अगर ऐसा हुआ तो अर्निंग स्टेबलाइज होती हुई नजर आई, लगातार प्रॉफिट्स देखने को मिले, तो बहुत स्ट्रॉन्ग रीरेटिंग का कैंडिडेट बनेगा ये 260-280 का स्टॉक, जो कि आज केवल 60 ऑड लेवल्स या 50 ऑड लेवल्स पे कामकाज कर रहा है। मैंने आने से पहले MD साहब को फोन लगाया था ये जानने के लिए लीगेसी ऑर्डर्स का अपडेट क्या है। वो किसी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में बिजी थे। जैसे ही वो स्टेटस चेक मिलेगा मैं उसको लेकर आपके पास वापस अपडेट भी शेयर करूंगा, लेकिन स्टॉक को रडार पे रखिएगा। सतपुते सर, ये पुणे कह दिया मैंने, लेकिन असल में पुणे डिस्ट्रिक्ट में वॉलचंद नगर नाम की जगह है, उससे ही नाम है इसका, वॉलचंद नगर इंडस्ट्रीज। कभी देखा आपने क्या? ये स्टॉक है कैसा वैसे? लंबी अवधि का बताइए थोड़ा। बढ़िया है आशीष, और मुझे याद है हमने इसको पहले भी 1-2 बार कवर किया था, तब भी ये अच्छा चला था और हर टाइम इसने अपने टारगेट्स अचीव किए थे। और ये इसकी एक फितरत है, जब ये टेक्निकल ब्रेकआउट देता है तो ये अपने टारगेट को चेस करता है। अकॉर्डिंग टू मी आशीष, इसका जो फ्रेश ब्रेकआउट मिला है वो करीबन 47-48 के आसपास मिला है। ये जो स्विंग का हाई है उसके ऊपर। सो टेक्निकली आशीष मुझे लगता है कि इसका पहला टारगेट होगा करीबन 78 का। तो एट अ लेवल ऑफ 54 मैं डेफिनेटली यही कहूंगा कि अगर यहाँ पे सर्किट खुलता है तो बाय करे। मुझे लगता है कि ये 70+75 टारगेट लेके आराम से यहाँ पे काम होगा। अच्छा, पुणे डिस्ट्रिक्ट में कभी आप वॉलचंद नगर गए क्या? पता है पुणे 2 घंटे होगा यार, अभी इतने जहन में नहीं है। नहीं, पुणे से दूर है वैसे, 136 किलोमीटर दूर दिखा रहा है, मैं ऐसे चेक कर रहा था। 2 घंटे 50 मिनट का रास्ता है। तो वॉलचंद नगर की कंपनी बहुत पुरानी कंपनी है, जानी जाती है। उस जमाने में थी जब ये प्लांट्स एस्टैब्लिश होने इंडिया में शुरू हुए थे। वॉलचंद नगर उस जमाने से प्लांट्स एस्टैब्लिश करने का काम करती है। और एक बार लीगेसी ऑर्डर्स निकलने दीजिए, फिर देखिए किस तरह का काम। किसी दिन मैनेजमेंट को लेकर आऊंगा और बातचीत करूंगा न्यूयॉर्क कंपनी में, समझने के लिए उस अपडेट को। लेकिन
चलिए ये तो हो गई अब तक की बात, लेकिन एक काम करते हैं, अगले क्वेरीज पे डायरेक्टर साहब चला जाए। कोई रेडी है हमारे साथ बातचीत करने के लिए? यूपी, मऊ यूपी से अशोक पांडे जी शायद जुड़ते हुए। अशोक जी हाय, गुड आफ्टरनून सर, सवाल पूछें। नहीं, उनका फोन कट गया है। तो अब राजकोट में हितेन के पास जाता हूं, इतनी देर में आप मऊ से वो फोन फिर से लगाएंगे डायरेक्टर साहब, क्योंकि अब उनका नाम ले लिया तो बातचीत हो ही जाए। हितेन जी हाय, गुड आफ्टरनून, सवाल पूछें। गुड आफ्टरनून सर, मैंने 1 महीना पहले सनफ्लैग लिया था 2000 से 40 रुपये 50 पैसे में। 40 रुपए 50 पैसे पे, हाँ। CNBC में ही ये इसका आया था। हाँ कि ये अच्छा है, 2-3 महीने में 55-60 रुपया होएगा। हाँ। तो एक महीने तो से मूवमेंट अगर 1 महीने पहले लिया था तो पिछले कुछ दिनों में तो अच्छी खासी तेजी स्टॉक में दिखाई भी है, सनफ्लैग आयरन अगर मैं सही हूं तो, है ना? 42-43 से बड़ा नहीं है। ओके, आपने एकदम पीक पे ले लिया है, ठीक है। ये ट्रेडिंग का मन था ना डायरेक्टर हितेन जी? जी 1-2 महीना में रुक सकता हूँ, इसलिए मैं बोला पूछूं। हाँ, सनफ्लैग आयरन एंड स्टील है तो बेहतरीन कंपनी, ये भी मेरे ख्याल से महाराष्ट्र की कंपनी है। जब हम लोग नासिक जाते हैं तो नासिक के पास एक जगह है भंडारदारा, मेरे ख्याल से वहां पे इस कंपनी का प्लांट है। अच्छा, और इसमें जापानीज स्टेक भी है, डाइडो स्टील या किसी का स्टेक भी, अगर मैं सही रिकलेक्ट कर रहा हूं। खैर ठीक, ये सब हिस्ट्री अलग की बात, अभी चार्ट चेक लेते हैं क्योंकि आपको तो ट्रेडिंग का मन है। सनफ्लैग आयरन एंड स्टील पिछले कुछ दिनों में अच्छा मूव भी दिखाया था। सत्यदेव सर, क्या करना चाहिए इनको? आशीष, मुझे लगता है फिलहाल तो उन्हें बने रहना चाहिए। इट्स अ होल्ड फॉर मी। चार्ट में कोई खराबी नहीं है। ये मिड कैप है, इसमें स्टीम आती है, स्टीम जाती है, और मुझे लगता है फिलहाल ये कूल ऑफ हो रहा है। और इसका जो इंपॉर्टेंट लेवल होगा वो है 36.50। तो 36.50 के ऊपर ये कूल ऑफ हो रहा है, तो इसलिए मैंने स्टॉप लॉस सजेस्ट किया उनको 35 का। एक बार यहाँ से कूल ऑफ होने के बाद ये चलने लगे तो ऑब्वियसली ये जो इसका रिसेंट हाई 43, ये इसका पहला रेजिस्टेंस होगा। लेकिन टेक्निकली मुझे लगता है 43 निकलने के बाद ये 50-52 तक तो आराम से चला जाएगा। तो छोटा स्टॉप लॉस है, बने रहे। इनफैक्ट मुझे ये भी कहना है कि जब भी हम सजेस्ट करते हैं किसी भी काउंटर को, उसके साथ में हम लोग स्टॉप लॉस भी देते हैं। तो आगे से किसी भी इन्वेस्टर को या ट्रेडर को रादर ट्रेड लेना है तो आप जैसे टारगेट भी सुनते हो वैसे थोड़ा सा स्टॉप लॉस पे भी ध्यान दिया करिए, क्योंकि उसमें क्या होगा कि आपका पैसा फंसेगा नहीं। बिल्कुल सही बात है, हर ट्रेड स्टॉप लॉस के साथ आता है। राजेश जी हो, कोई भी टेक्निकल एक्सपर्ट हो, आपने जब शॉर्ट टर्म का कॉल लिया था तो हमेशा स्क्रीन पे, बल्कि हमारे प्रोड्यूसर साहब इंश्योर करते हैं कि जो स्टॉप लॉस में, ये देखिए अभी भी आ गया, जो राजेश जी ने कहा नहीं वो स्टॉप लॉस स्क्रीन पे आ गया। वो स्टॉप लॉस हमेशा मेंशन होते हैं। इनफैक्ट इवन 2020 में अगर सुबह स्टॉक्स बताए जाते हैं तो हमेशा वो एक स्टॉप लॉस के साथ बताए जाते हैं, क्योंकि 100% श्योरिटी के साथ डायरेक्शन पिकअप करना किसी के लिए भी बड़ा चैलेंजिंग टास्क है। लेकिन स्टॉप लॉस जरूर लगाइएगा सर, ट्रेडिंग का मन था तो। इस समय होल्ड का कॉल 45 तक, आप घबराए ना, इवेंचुअली शायद बहुत लाइकली है कि आपके भाव के ऊपर ये स्टॉक जाता हुआ नजर आएगा। अच्छी कंपनी है, अच्छे टेक्निकल्स भी नजर आते हैं सनफ्लैग आयरन। लोकेश जी राजस्थान से जुड़ रहे हैं। लोकेश जी हाय, गुड आफ्टरनून सर, सवाल पूछें। सर मैंने IOB बैंक के शेयर ले रखे हैं 13 रुपये 80 पैसे के भाव पे 724। ये लॉन्ग टर्म में कैसा रहेगा सर इसका? ओहो लोकेश जी, एकदम आखिरी में ट्रेन पे चढ़े आप, है ना? आखिरी में जब सबसे पीक हुआ उसी तरह में ले लिया आपने, लिया और अगले दिन गिरना शुरू, ऐसा हुआ? हाँ, उसी टाइम लिया था सर मैंने। ये हम लोग की सबकी कहानी ऐसी है लोकेश जी, अभी क्या करें, लेकिन अब फंस गए। बहुत स्ट्रांग मूव आया सरकारी बैंक्स में, छोटे छोटे सब में बड़ा अच्छा मूव आया था सचुदे सर। लेकिन क्या हुआ, करते करते आखिरी में, सबसे आखिरी में मेरे पास ही माल रह गया, अभी क्या करूं? आशीष, बिल्कुल आशीष, यहाँ पे IOC में चार्ट में तो वही दिखता है कि लास्ट में उनको शेयर्स मिला है और उसके बाद वो वहीं से घूमा है। देखिए टेक्निकली तो मैं यही कहूंगा कि ये जो है इंडियन ओवरसीज बैंक है, छोटे छोटे बैंक है, ये सब ये ट्रेडिंग बेट होते हैं जहाँ पे हम लोग एक 40 पैसे 50 पैसे का एक स्टॉप लॉस लेके काम करते हैं, सो दैट ट्रेडर्स को थोड़ा मजा मिले छोटे काउंटर साइज में, टिकट साइज में। तो इसको पोजिशनल तौर पे फिलहाल तो मत ले। मैं तो यही कहूंगा कि यहाँ पे पुल बैक मिले तो आप एग्जिट करें और आगे से ध्यान रखें कि स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड ले, क्योंकि छोटे छोटे टिकट साइज है, हम पर्टिकुलरली कवर करते हैं क्योंकि लोगों को थोड़ा उसमें फ्लेवर मिलता है, थोड़ा मजा मिलता है। इट डजंट मीन कि आप इसको लेके बैठ जाए। इसमें काउंटर में देखिए टेक्निकली तो मैं ये कहूंगा 14 साढ़े 14 पे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। अगर उस लेवल तक तो पुल बैक मिले जो अभी 12 के आसपास है, तो फिर मुझे लगता है कि आप यहाँ पे आपका पोजीशन उससे स्क्वायर कर दें। तो ये स्ट्रैटेजी हो गई इस स्टॉक को लेकर। इंडियन ओवरसीज बैंक वॉलचंद नगर पे वो सर्किट लगा हुआ है, लेकिन राजेश सर कह रहे हैं कि फर्दर लेग्स हैं, तो अगर आप फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट में अगर ले पाए थे तो होल्ड करिएगा उस स्टॉक को। ये मुझे लगता है ओवर द वीकेंड भी कई सारे डेवलपमेंट्स हैं,
इस तरह के स्टॉक्स हरकत में आते हुए आपको शायद नजर आए। तो होल्ड करिए और जब भी मीनिंगफुल गेन्स हो एग्जिट करिएगा। वो री रेटिंग की जो स्टोरी की मैं बात कर रहा हूं, एक बार मैनेजमेंट से बातचीत हो जाए तो उस पर और कन्विक्शन लौटता हुआ नजर आएगा जब वो बैग एंड बैगेज वाले ऑर्डर्स खत्म होंगे, लीगेसी ऑर्डर्स खत्म होंगे। लेकिन ब्रेक ले रहा हूं, आप लोग अपनी क्वेरीज भेजते रहिए। ब्रेक के उस पार सतपुत्र सर के साथ चर्चा कंटिन्यू।